जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फोकस सिविल सर्विसेज। आज है आंसर राइटिंग का हमारे दूसरा दिन, डे 2, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के पास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के 2018 से लेके 2023 तक। अब हम लोग कैसे इसको कवर करने जा रहे हैं। अभी मैं पहला GS1 कवर कर रहा हूँ, उसके बाद GS2, GS3 और GS4, और GS1 में अभी मैं ज्योग्राफी कवर कर रहा हूँ। ओके, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अभी कवर कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरीके से आंसर राइटिंग में हम लोग अपने आप को एक्सेल करें कि हमारा आंसर जो है एक बेहतर तरीके से निकल करके आए और अच्छे मार्क्स के साथ हम लोग और अच्छे रैंक के साथ यूपी पीसीएस को क्वालिफाई कर सकें। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मायने रखती है आंसर राइटिंग में वो है आपकी वे ऑफ राइटिंग। ठीक, वे ऑफ राइटिंग में क्या है कि सबसे पहले आंसर में आपका एक इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है और कंक्लूज़न होता है। ये बेसिक सी चीज़ है कि लगभग सबको ही पता होगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि बच्चे आंसर लिखते वक्त में जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो स्ट्रक्चरिंग। ठीक, स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर। एक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप आंसर अपना ए से शुरू करिए तो जेड पे ख़त्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी बी आ जाए उसके बाद ए आ जाए, ऐसा नहीं है। उलट पुलट नहीं होना चाहिए। हमेशा एक सीरीज़ में हमारा आंसर होना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और बॉडी में भी एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। ओके, तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ बच्चों को वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपके आंसर में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ओके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आपका आंसर अच्छे से झलकेगा नहीं। ठीक, और वो अच्छे से निखर के नहीं आएगा तो जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको माइट भी उतना अच्छा नंबर ना दें। और आपको पता है कि जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से एक एक मार्क्स हमें लाना इम्पोर्टेंट है। ठीक, और जो चौथी बात है वो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले जो चीज़ होती है, कभी क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक, कीवर्ड्स होते हैं, पहले कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है और उससे जुड़े क्वेश्चन का डिमांड क्या है उसको हमें समझना होता है। ये दो चीज़ अगर आप समझ लेते हैं, कीवर्ड को और डिमांड को, तब क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक, और तीसरी जो बात है, इसके साथ में जो भी क्वेश्चन है उसके मैं आंसर लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आपके लिए एक वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह काम करेगा। और ये जितने भी इसके PDF हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसे डाला जाएगा डेली का डेली। ठीक है, तो आइए जल्दी से बिना देर के हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये GS1 है और मेंस 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला ये है कि मेंशन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट एंड नेम द करेंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। ठीक, अब मैंने पहली चीज़ बताया कि क्वेश्चन को हमें समझना है। ठीक, कीवर्ड क्या है और डिमांड क्या है क्वेश्चन का। तो कीवर्ड यहाँ पर क्या क्या है, सबसे पहले कीवर्ड जो हम देखेंगे, फैक्टर पूछा जा रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, ओरिजिन ऑफ ओशियन करंट। ठीक, पहला जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है डील करना है हमें। ठीक, पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ये, और दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन है जो डील कर रहा है वो है नेम द करंट ऑफ द अटलांटिक ओशन। ठीक, हमें ओशन करंट के फैक्टर्स बताने हैं, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है उसके ओरिजिन के, और दूसरा है करंट कौन कौन से हैं अटलांटिक ओशन में, उनका नाम बताना है हमें। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए किस तरीके से इसके आंसर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हम लोग दे देते हैं कि बेसिकली देखिए ओशन करंट क्या है। ओशन करंट, अब ये हमारा इसको मैं रब कर लेता हूँ। हाँ, देखिए ये हमारा है अर्थ। ठीक, अर्थ में मान लीजिए कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है। ठीक, यहाँ पे हमारा अफ्रीका आ गया, और ये सॉरी फॉर द आउटलाइनिंग, यहाँ पे मैं एक रेफर कर रहा हूँ, और बाकी ये हमारा क्या है, होल ओशियन है। ठीक, तो ओशियन, ये हमारा ओशियन है। ओशन क्या हो रहा है, ओशन में बेसिकली ओशन करंट क्या है कि वाटर का फ्लो होना एक जगह से पॉइंट A से पॉइंट B और पॉइंट B से पॉइंट A, जो भी ये फ्लो हो रहा है इसी को हम ओशन करंट कहते हैं। ठीक, तो इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे आंसर कराना है। उसके लिए मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सेपरेट एक सीरीज़ लेकर के आऊँगा। ठीक, जहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूँगा
और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिए, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके मैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आ रही है तो उसके लिए एक बेहतरीन तरीके से समझाने का मैं कोशिश करूँगा। ठीक, आइए पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एन ओशन करंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस, ठीक, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर। अभी मैंने बताया कि ओशन करंट क्या है, तो वाटर का मूवमेंट, सिंपल सी बात है। तो मूवमेंट ऑफ द सी वाटर जनरेटेड बाय सेवरल फोर्सेस, उसके लिए सेवरल फोर्सेस कौन कौन से काम कर रहे हैं वाटर पे, उसे हमें जानना है। ठीक, ओशन करंट प्ले अ क्रूशियल रोल। अब देखिए यहाँ तक हमने बता दिया सबसे पहले ओशन करंट क्या है, ओशन करंट के क्या सिग्निफिकेंस है। तो वो क्या कर रहा है, क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन। ठीक, ओशन करंट की वजह से जो कोस्टल रीजन होता है हमारा, वो उसके क्लाइमेट पे क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। दे कैन बी वार्म और कोल्ड। ओशन, देखिए ओशन करंट दो ही तरीके के होते हैं, ठीक, वार्म होंगे या फिर कोल्ड होंगे। ठीक, अफेक्टिंग टेम्परेचर वेरिएशन इन डिफरेंट एरियाज, और वो क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर वेरिएशन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इतनी बात आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगले हम लोग बॉडी की तरफ चलते हैं। ओके, बॉडी की तरफ चलते हैं। बॉडी में ये आएगा कि अब ओशन करंट कितने टाइप्स के हैं। ठीक, ओशन करंट का जो फैक्टर है वो कौन कौन सा फैक्टर है। बेसिकली देखिए दो तरीके के फैक्टर होंगे, उसके ऊपर दो तरीके के फैक्टर काम कर रहे हैं। एक है प्राइमरी फोर्स, एक दूसरा होगा सेकेंडरी फोर्स। तो प्राइमरी फोर्स कौन सा है, क्या कर रहा है, वो इनिशिएट कर रहा है, इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ द वाटर। तो प्राइमरी फैक्टर क्या करेगा, प्राइमरी फैक्टर ओशनिक करंट है उसको इनिशिएट कर रहा है प्राइमरी फोर्सेस, और सेकेंडरी फोर्सेस क्या कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है करंट को। ठीक, इतनी बात हम लोगों ने समझा दी आंसर में। अब जो पहला प्राइमरी फोर्स है, प्राइमरी फोर्स में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि हमारे ओशन करंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, दूसरा है विंड, तीसरा है ग्रेविटी, चौथा है कोरियोलिसिस फोर्स, और पांचवा है लैंड एरिया। ठीक, अब देखिए जो मैंने पहली बात की हीटिंग बाय सोलर एनर्जी और विंड, ग्रेविटी और ये सारी चीज़, इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे फिगर बना रखा है, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। देखिए ये हमारा जो है ये लैंड एरिया है। ठीक, ये लैंड है, इसको मान लेते हैं ये इक्वेटर का रीजन है। ठीक, ये है हमारा अर्थ, ये हमारा इक्वेटर। ठीक, ये है हमारा पोलर रीजन। ओके, मैंने ये वाला एरिया लिया है। अभी बस ये मान के चलिए कि ये हमारा यहाँ से सीधा जो है ओशियनिक एरिया है। ठीक, अभी मैं कोई लैंड एरिया यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ। ठीक, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा लैंड एरिया है, और ये हमारा जो है ये वाला एरिया, ये वाला जो है ये सी फ्लोर है या सी सरफेस है। ठीक, और ये जो नीचे वाला एरिया है वो सी बेड है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। इक्वेटोरियल रीजन जो होता है हमारा वार्म होता है, ये लगभग सबको पता ही होगा। ठीक, ये वार्म एरिया है, पोलर रीजन जो होगा वो कोल्ड एरिया होगा। अब होता क्या है कि जब भी वार्म होगा, ओके, कोई भी बॉडी वार्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड करने का मतलब यह है कि उसका मूवमेंट होगा, और उसका मूवमेंट होगा दूसरी साइड। ठीक, कोल्ड एरिया में, पोलर रीजन में। ओके, मैं ये मान के चलता हूँ ये एक आइसबर्ग है। ठीक, पोलर रीजन में आइसबर्ग्स होते हैं। ओके, अब इसका मूवमेंट इसकी तरफ हो रहा है। अब जो कि कोल्ड एरिया है, अभी मैं आगे आंसर में अभी लिखा होगा कि वार्म जहाँ पे एरिया होगा ओशन में, वो उसकी डेंसिटी क्या होगी, वार्म एरिया में ओशन की डेंसिटी कम होगी, और कोल्ड एरिया में जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो जब यहाँ से ट्रैवल करके ओशन करंट वार्म होने की वजह से एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड करते करते ये पोलर रीजन की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोल्ड है, ये एरिया कोल्ड है। कोल्ड होने की वजह से जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वाटर हमारा नीचे की तरफ आएगा। ठीक, नीचे की तरफ आएगा, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है इसका भी मूवमेंट, अब ऐसा तो है ना, इसके ये हमारा बेड एरिया हो गया, सी बेड एरिया हो गया। अब यहाँ से वाटर फ्लो करके इस तरफ आएगा वार्म की तरफ। और एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा ओशियनिक करंट है सरफेस पे सिर्फ 8 से 10% ही फ्लो करता है, और जो बाकी के 90% है वो सी बेड एरिया में होते हैं। ओके, इतना बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब यहाँ से
वार्म से आया कोल्ड की तरफ, कोल्ड से आया ये नीचे की तरफ, जिसको डाउन वेलिंग बोलते हैं, और ये यहाँ से डीप वाटर में करंट फ्लो करके फिर लैंड एरिया की तरफ आएगा, ये हो जाएगा अप वेलिंग, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, ये एरिया जब यहाँ से सी बेड से वाटर आएगा लैंड की तरफ, तो कुछ अपने साथ मिनरल भी लेकर के आएगा लैंड की तरफ। जब मिनरल लेकर के आएगा तो मिनरल लेकर के आने के वजह से आपको देखने को मिलेगा जितने भी फिश होंगे, ठीक, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, यानी कि जितने फिश होंगी वो इस मिनरल और जितने भी उनके फूडिंग मटेरियल्स होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, और इस वजह से यहाँ पे फिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ से ये अब अपवेलिंग की तरफ जा रहा है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ओशियानिक करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक। वार्म से कोल्ड, कोल्ड से कोल्ड की तरफ आपको देखने को मिलेगा डेंसिटी यहाँ पे हाई है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो जब डेंसिटी फिर ये कहीं मूव तो करेगी ही, तो ये अपने राइट साइड मूव कर जाएगा डीप वाटर में, और फिर ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इस तरीके से काम करता है। अब इस तरीके से सारे काम नहीं करेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ पे पहले देखा था कि हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, ठीक, इट कॉजेज द वाटर टू एक्सपेंड, ठीक। हीटिंग की वजह से क्या हो रहा है, वाटर एक्सपेंड कर रहा है, दैट इज़ वाई नियर द इक्वेटर द ओशियन वाटर इज़ अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर, ओके। अब हो क्या रहा है कि देखिए, वाटर एक्सपेंड करने की वजह से जो ये मान लीजिए आपका सी बेड एरिया हो गया, और ये हमारा क्या है, ओशियन है। ओशियन यहाँ पर इक्वेटर पे एक्सपेंड होने की वजह से 8 सेंटीमीटर लगभग इसका ये 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर उठ गया वाटर एक्सपेंड होने की वजह से, ठीक। अब 8 सेंटीमीटर उठने की वजह से, लेवल ऊपर होने की वजह से, अब जाहिर सी बात है कि एक स्लोप बन जाएगा, तो वाटर इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक। इतनी सी बात इसमें ये समझाइए। अगला जो विंड है, अब इसमें केवल यही फैक्टर तो काम नहीं करेगा। अब जो कि आपको पता है कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस अभी आगे मैं डिस्कस करूँगा, जिसके वजह से विंड भी ब्लो होना शुरू होता है। विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन पुशेस द वाटर टू मूव। अब ये क्या है, विंड भी यहाँ पर अगर विंड फ्लो हो रही है तो वो विंड इसको मूव करने में इसकी सहायक के तौर पर होगी। अब फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स, ठीक। इतनी बात यहाँ पर विंड को समझा दिया। अब ग्रेविटी भी यहाँ पे देखिए चूँकि काम कर रही है। अब स्लोप है तो मूव क्यों कर रही है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक। तीसरा पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। चौथा जो है मैं बताना चाह रहा हूँ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, इट इंटरवीन्स कॉजेज द वाटर टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए यहाँ पे मैं अलग से समझा देता हूँ। हाँ, देखिए क्या है कोरियोलिस फोर्स, ठीक। ये हमारा इक्वेटर है। हमारा अर्थ किस तरफ मूव करता है, हमारा अर्थ मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ठीक। ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। अब हमारी ट्रेड विंड होती है जो चलती हैं, ठीक है। ट्रेड विंड जो होती हैं हमारी चलती हैं कहाँ से, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, और यहाँ साउथ से वेस्ट की तरफ, ठीक। साउथ से वेस्ट की तरफ चलती हैं। ये हमारे क्या हैं, ट्रेड विंड्स हैं। ट्रेड विंड्स यहाँ पे मूव कर रही हैं। और जो ओशियानिक करंट है वो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर हमारे, अब चूँकि इक्वेटर है, इक्वेटर पे एक डोलड्रम बनता है, ठीक, जहाँ पे ट्रेड विंड नहीं जा पाती है। और वहाँ पे ये बात भी लगभग पता ही होगा कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स लगभग 0 होता है, यहाँ पे काम नहीं करता कोरियोलिस फोर्स। इसलिए जो साउथ ईस्ट करंट होगा यहाँ पे, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होगी और साउथ इक्वेटोरियल करंट होगी, इस तरीके से फ्लो करेगी जिसको ट्रेड विंड बहा ले जाएगी इस तरफ पे, ठीक। अभी हम लोग आगे देखेंगे उसकी क्या कॉन्सेप्ट। बस कोरियोलिस फोर्स का मैं ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। जो भी साउथ वेस्ट या ये वाली जो करंट है जब इधर मूव करेगी, ठीक, इधर मूव करेगी, अगर उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक, वो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे से पहुंचना है, इस पॉइंट पे ना पहुंच के वो पहुंचेगी बी पॉइंट पे। क्यों पहुंचेगी,
क्योंकि अर्थ का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक, इससे पहुंचना था यहाँ, ठीक, जितने टाइम में इसको यहाँ पहुंचना था, अब अर्थ मूव यहाँ से मूव करके बी पॉइंट पे आ चुका है, ठीक, ये बी पॉइंट पे आ गया है, इस वजह से ये जो है हमें दिखता है कि ये इस तरफ मूव कर गया, ठीक। इतनी सी बात है कोरिलेस फोर्स। बाकी इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेकर के आऊँगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा। यहाँ पे बस इतना बेसिक समझाना था, जिनको पता होगा वो समझ गया होंगे, ठीक। तो कोरिलेस फोर्स हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, कोरिलेस फोर्स क्या कर रहा है कि जो हमारे इट इंटरवीन्स द कॉजेज द वाटर टू मूव, वाटर जो मूव हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट साइड में करेगा और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड में। देखिए यहाँ पर कहाँ कर रहा है, यहाँ पे राइट साइड में कर रहा है, इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इधर करेगा और इसमें लेफ्ट साइड में करेगा, ठीक, साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक। आगे चलते हैं लैंड एरिया। देखिए लैंड एरिया के लिए हम लोग ये समझाते हैं, समझ लेते हैं कि लैंड एरिया कैन ऑब्स्ट्रक्ट और गाइड द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक। लैंड एरिया कैन ऑब्स्ट्रक्ट और गाइड द फ्लो ऑफ वाटर। तो लैंड एरिया में देखिए यहाँ पे एक मैं रफ वर्क कर लेता हूँ। ये मान लिया लैंड एरिया है, ठीक, और ये हमारा यहाँ पे इक्वेटर है। अभी मैंने बताया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से बह रहा है इक्वेटर पे, और ये यहाँ पे बह रहा है हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये आपका दो लैंड है और ये हमारा हो गया ओशियानिक एरिया, ठीक। यहाँ पे वाटर बॉडी है। तो ये जो करंट है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इस तरफ मूव करेगा लैंड की तरफ। जब लैंड की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके आगे तो जा नहीं सकता, तो ये यहाँ से मूव कर जाएगा। तो लैंड एरिया क्या कर रहा है, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और गाइड उसको एक फ्लो ऑफ वाटर को गाइड दे रहा है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी जो इस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इतनी चीज़ों को समझ लिया, ठीक। एक फिगर यहाँ पे बनाया हम लोगों ने, एक फिगर दिया, क्योंकि एग्जामिनर को यहाँ पे ये तो बताना ही पड़ेगा कि बेसिक जो हम लोगों ने पॉइंट दिए हैं उसके रिस्पेक्ट में ये फिगर को हम लोगों ने बनाया है, जो यहाँ पे हीटिंग बाय सोलर विंड ग्रेविटी, ठीक। अब कौन कौन से करंट हैं, ठीक है, कौन कौन से करंट हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक फिगर में बना दिया है। इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से फ्लो हो रहा है। बाकी सेकेंडरी फोर्सेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकेंडरी फोर्सेस में सैलिनिटी की बात कर रहे हैं, सैलिनिटी और कोल्ड वाटर वार्म वाटर की बात होगी। तो सैलिनिटी में क्या होता है कि जब सैलिनिटी अगर किसी वाटर में होगी तो सैलिनिटी होने की वजह से वाटर की डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। और जहाँ हायर सैलिनिटी होगी वहाँ पे हायर डेंसिटी, और जहाँ पे लोअर सैलिनिटी होगा वहाँ पे लोअर डेंसिटी। तो जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सिंक कर रहा है डेंसिटी हाई होने की वजह से। तो सैलिनिटी यहाँ पर अब होता क्या है कि जहाँ पर आइसबर्ग होगा, ओके, आइसबर्ग जहाँ पर भी पोलर रीजन में आइसबर्ग बनते हैं, आइसबर्ग में फ्रेश वाटर होता है, उसमें जहाँ पे ओशन में अगर सेलाइन है तो वो आइसबर्ग नहीं बनते हैं, बहुत रेयर बनते हैं। इसीलिए जो मान लीजिए कि यहाँ पे इतना वाटर बॉडी था, ठीक, इतना वाटर सेलाइन जो विदाउट सेलाइन था वो आइसबर्ग बन गया, और इतना वाटर क्या रहा, मान लीजिए इसका इतना वाटर, इसका 10% या 20% हमारा आइसबर्ग बन गया। तो 80% क्या हुआ, 80%, अभी 100% में सेलाइन हमारा था, मान लीजिए कि 10% था, अब बचा 80%। 80% में अगर 10% अगर होगा तो जाहिर सी बात है उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी सैलिनिटी की वजह से, ओके, सैलिनिटी की वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वाटर क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। और मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि कोल्ड वाटर की वजह से भी डेंसिटी हाई हो जाती है, तो वाटर डीप डाउन चला जाएगा सी बेड में। ये इतनी सी बात यहाँ पे लिखी, हम लोगों ने इसको बता दिया। और दूसरी चीज़ है कि द करंट ऑफ अटलांटिक, यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा जो हम लोग क्वेश्चन डील कर रहे थे हम लोग दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, नेम द करंट ऑफ द अटलांटिक ओशन। करंट कौन सा है, करंट कौन कौन से हैं उसके नेम हम लोग यहाँ पे बता दिया है। करंट है तो वार्म करंट, अभी अच्छा पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अभी
ठीक। तो ये हम लोगों ने जो करंट पूरे ओशियन में बह रहा है, ठीक, ओशियनिक करंट जो भी है ओशियन में, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक, और ये हमारा एशिया का पार्ट हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक। ये हमारा अटलांटिक ओशन का पार्ट हो गया, ये पैसिफिक ओशन का पार्ट हो गया, ये हमारा इंडियन ओशन हो गया, ठीक। इतना मैप वर्क है। और अगर किसी को भी मैपिंग से रिलेटेड क्वेरी है और वर्ल्ड मैप कैसे बनाना है, मैपिंग कैसे करनी है, उसके लिए रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए, अब हम लोगों ने कहा था कि इक्वेटर पे होता क्या है कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स बहुत ही कम होता है या ज़ीरो के बराबर होता है, नहीं ही होता है, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो ओशियानिक अब मूवमेंट चूँकि हमारा अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, ठीक, तो ओशियानिक करंट जो है, ओशियानिक करंट है, अब यहाँ से हमारी ट्रेड विंड आ रही है, ठीक, ये ट्रेड विंड यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक। तो ये ट्रेड विंड ऐसे ऐसे जा कर के यहाँ के ओशियन के जो सरफेस है, ट्रेड विंड इसको मूव करा रही है, यानी विंड जो है सहायक बन रही है इस विंड करंट को बहाने में। तो पहला हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि नॉर्थ में पैसिफिक ओशन में कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ओके, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पैसिफिक ओशन में और साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसके वजह से क्या क्या हो रहा है हम लोग एक बार देख लेते हैं, ओके। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में हो क्या रहा है कि ये करंट ट्रेड विंड के वजह से यहाँ से यहाँ मूव की। अब चूंकि अर्थ हमारा गोल है तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब यहाँ लैंड मास है, लैंड मास के वजह से ये करंट इधर मूव कर जाएगी, तो इसको बोलते हैं कुरोशियो करंट, ठीक। अब चूँकि मैंने बताया था कि कोल्ड से वार्म की तरफ आएगा, ठीक, क्योंकि वो डीप सी के थ्रू भी मूव करेगा। तो यहाँ से यारसियो करंट मूव कर रहा है पोलर से वार्म रीजन की तरफ। अब यहाँ से वार्म करंट आ रहा है, यहाँ से कोल्ड करंट आ रहा है। जब कोल्ड से वार्म की तरफ आएगी तो उसको कोल्ड करंट बोलेंगे, और वार्म से कोल्ड की तरफ जाएगा तो उसे वार्म करंट कहेंगे। तो वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों जब आएंगी तो ये जापान वाला एरिया है, ठीक, ये जापान वाला एरिया है, यहाँ पे फिशिंग। अब जब मैं बताऊँगा कि जहाँ पे बोलूँगा वार्म करंट और कोल्ड करंट एक साथ मिल रही है तो वहाँ पे फिशिंग सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये जो एरिया है यहाँ पे फिशिंग सबसे ज़्यादा होती है, ओके। कोल्ड करंट एक ये हो गया यारोशियो और कुरोशियो, ठीक। साउथ में देख लेते हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट जब यहाँ पे होगा तो इस लैंड मास की वजह से ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट पार्ट है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला कवर कर लिया। अब देखिए ये यहाँ से मूव कुरोशियो कर रहा है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि एक सेकंड मैं इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा इजी हो जाए सारी चीज़ों को समझने में, ठीक। हाँ, तो ये वाला कुरोशियो यहाँ करंट मूव कर रहा है, इसके वजह से इस लैंड मास की वजह से ये वाला यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक करंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि अब ये मूवमेंट की वजह से लैंड मास की वजह से कैलिफोर्निया करंट पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ आ रहा है, ठीक। तो ये पूरा एक आपको देखने को मिलेगा एक सर्कल, ये यहाँ से आकर के ये एक सर्कल पूरा बना रहा है। जब सर्कल जहाँ पे आपको जिस ओशियन में पूरा सर्कल बनता हुआ दिखेगा उसके पास एक गायर, ये इसको जायर और गायर क्या प्रोनाउंस करते हैं, दोनों ही करते हैं, ठीक। नॉर्थ पैसिफिक रीजन में ये गायर बन रहा है, ठीक। यहाँ पे भी बनेगा अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक रीजन में गायर बनेगा। यहाँ पे भी देखिए साउथ अटलांटिक का गायर बन रहा है, ये इंडियन ओशन का गायर है। यहाँ पे जहाँ पर सर्कल फॉर्म हो रहा है वहाँ पे गायर बन जा रहा है, ठीक। अब साउथ इक्वेटोरियल में देख लेते हैं पैसिफिक ओशन में कि साउथ पैसिफिक गायर कैसे बन रहा है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो एरिया है ये वाला, ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो रहा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इसलिए हो रहा है, ये पूरा इस तरीके से सीधे इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ कोई लैंड मास एरिया नहीं है, तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ लैंड मास होने की वजह से यहाँ बाइफर्केट कर जाएगा दो, ठीक। हमारे साउथ अमेरिका से ये पेरू करंट होगा, पेरू के पास, ठीक, और इस तरीके से यहाँ पे गायर फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से इसको बाइफर्केट करके फाकलैंड करंट जाएगा, ठीक। और
ये जो इधर मूव कर रहा है इस एरिया की वजह से ये बेंगुआला करंट यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक। और साउथ इक्वेटर तो है ही, और इस यहाँ से मूव करके लैंड मास की वजह से आपका ये ब्राज़ील करंट बन रहा है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए इंडियन ओशन में ये नॉर्थ इक्वेटर करंट है, नॉर्थ इक्वेटर करंट है, यहाँ पे सोमाली करंट बन रहा है, जो कि ये साउथ इक्वेटर करंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक। साउथ इक्वेटर करंट यही हमारे साउथ वेस्ट मानसून में यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। और इंडियन ओशियन में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा एक्सेप्शन है, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर निकालूंगा, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। इतना मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया यहाँ पे। अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक। आइए डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से इसका सेकेंड पार्ट हम लोग डील कर रहे थे। सेकेंड पार्ट में करंट ऑफ अटलांटिक ओशियन। करंट ऑफ अटलांटिक ओशन में कौन कौन से करंट हैं, तो मैंने बताया था कि जो ओशनिक करंट है वो दो तरीके के होते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। तो वार्म करंट में कौन कौन से, साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील करंट, ठीक। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा गल्फ स्ट्रीम हो गया, नॉर्थ इक्वेटर करंट हो गया, ठीक है, साउथ इक्वेटर करंट हो गया, और कौन सा था, और साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ और ब्राज़ील, ठीक। ये ब्राज़ील। कोल्ड करंट में बेंगुआला करंट, फॉकलैंड करंट, कैनारी करंट, लेब्राडोर और साउथ अटलांटिक रिफ्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से डील कर लिया है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाउ आर वॉल्केनो, अर्थक्वेक एंड सुनामी रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो यह है वॉल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी के बीच के रिलेशन को पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये गलती नहीं करना है हमें कि पहले वॉल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी को अच्छे डिफाइन करें, ये नहीं करना है, बल्कि जब भी हम लिखें तो वॉल्केनो के प्रोसेस के साथ हमें लिंक करना होगा कि वॉल्केनो, अर्थक्वेक और सुनामी किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। वॉल्केनोज, अर्थक्वेक एंड सुनामी आर इंटरकनेक्टेड नेचुरल फेनोमेना, एक नेचुरल फेनोमेना है इंटरकनेक्ट होने का, ठीक। ऑफन अकरिंग इन रीजन्स वेयर टेक्टोनिक एक्टिविटी इज इंटेंस, ठीक। ये वहाँ पे होता है जहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी इंटेंस होती है। अब टेक्टोनिक, अब देखिए यहाँ पे बेसिक से चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि हमारा जो अर्थ है, ठीक, वहाँ पे दो आपको देखने को एरिया मिलेगा, एक है ओशियानिक क्रस्ट और दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। अब ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के पास मेजर और माइनर क्या है, प्लेट्स हैं, ठीक। अब यह रहा हमारा अर्थ, उसके इंटीरियर में कोर है, उसके ऊपर मेंटल है, और इस मेंटल में है मैग्मा, जो कि मैग्मा ये अंदर रोटेट कर रहा है, वो है मोल्टेन स्टेट में, जिसके ऊपर है क्रस्ट, ठीक। क्रस्ट मोल्टेन के, ये मैग्मा के ऊपर क्रस्ट है, और ये क्रस्ट जो मैग्मा है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। इसी मूवमेंट के वजह से ये प्लेट्स, यहाँ पे कई सारे प्लेट्स बने होंगे, मेजर और माइनर प्लेट्स हैं, जिसके ऊपर इस मैग्मा के ऊपर ये सारे प्लेट्स बने हैं। और जैसे जैसे ये मूव करता है तो ये क्रस्ट मूव करता है, उसी की वजह से मैग्मा होता है। मैग्मा कई जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, वहाँ देखने को मिलेगा कि आपको बेसिकली ओशियन कन्वर्जन जोन होगा। देखिए दो तरीके का जोन होते हैं, चलिए इसको भी समझाई देता हूँ। जोन होते हैं जहाँ एक होता है कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे दो लैंडमास या ओशियन लैंड या ओशियन, ठीक, ओशियन कन्वर्ज हो रहे होंगे। या फिर डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस में क्या होगा, दोनों लैंडमास एरिया या फिर ओशियनिक एरिया आपस में अलग हो रहे होंगे, ठीक। ये इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आइए बेसिक चीज़, क्योंकि ये मेंस का आंसर राइटिंग है तो मैं बेसिक्स में ज़्यादा फंसूंगा नहीं, ठीक है। और बेसिक्स के लिए अलग से लेक्चर मैं ले लूँगा अगर आप बताएंगे तो। मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ को अगर बताने लगूँगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं और दो क्वेश्चन के लिए कम से कम मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे लगता है कि ये लेक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि
वोल्केनो किस तरीके से, वोल्केनो अर्थ सुनामी रिलेटेड है। अर्थक्वेक अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक, अर्थक्वेक को हमने डिफाइन कर दिया कि अब मैंने बताया ना कि मेजर और माइनर में हमारा अर्थ जो क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट है वो डिवाइडेड है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव करते हैं, उसके वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक, या तो आपस में कोलाइड करेंगे, जो हमारा इंडिया और नेपाल का जो रीजन है जहाँ पे हिमालय है वो कौन से जोन में, कन्वर्जेंस जोन पे है। तो इसलिए अक्सर देखने को मिलता है कि अभी ये जिसको हम लोग कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन अभी भी ये बढ़ ही रहा है। इसलिए यहाँ पे कन्वर्जेंस जोन पे अक्सर हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द रीज़न बिहाइंड ऑल मेजर सुनामी। अब होता क्या है, देखिए लैंड मास एरिया है, ठीक, ये मान लिया कि आपका हिमालय है, ठीक, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे ओशियन में लेते हैं, ओशियन में किस तरीके से सुनामी आता है। ये ओशियानिक एरिया है, ठीक, ओशियानिक एरिया है, और ये मान के चलते हैं यहाँ पर एक आपका कन्वर्जेंस जोन है। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से ये मैग्मा जा रहा है और ये फ्लोर आपका है ओशियानिक क्रस्ट है जहाँ पे मैग्मा इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। ये मूव करने के वजह से थोड़ा सा स्लाइड करेगा, जब ये आपकी जो ओशियानिक क्रस्ट है स्लाइड करेगी, स्लाइड करने की वजह से क्या होगा, हल्का सा नीचे गैप होगा। इस गैप की वजह से आपका जो ओशियानिक क्रस्ट है वो भी नीचे की तरफ आएगा। इस नीचे आने की वजह से एक वेव फॉर्म होगा। अब ये वेव जो फॉर्म होता है तो यही वेव धीरे 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 बढ़ करके इस तरीके से सुनामी का रूप ले लेती है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अर्थक्वेक अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। अर्थक्वेक होता है टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के वजह से, और इसके वजह से सुनामी फॉर्म हो जाता है। ठीक, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। और अर्थक्वेक पोजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वेव्स। तो ये अर्थक्वेक की वजह से एनर्जी उसे मिली और वो डिस्प्लेस हो जाता है, विच डिस्प्लेसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन द बिग सुनामीज। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है वॉल्केनिक इरप्शन कॉजेज अर्थक्वेक। अब वॉल्केनिक इरप्शन किस तरीके से कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है। देखिए ये वॉल्केनो है एक ओशियन के अंदर, जहाँ पर अचानक से ब्लास्ट होने की वजह से ये राइज़ करेगा, और राइज़ करने की वजह से ये देखिए किस तरीके से ये हमारा ओशियन है, ये ब्लास्ट वाला एरिया है, मैग्मा जब लावा के तौर पे बाहर आ रहा है, और ये एक वेव फॉर्म हो गया अचानक से रैंडम में, और यही सुनामी का रूप ले लेती है। एक इस तरीके से ये वॉल्केनिक ब्लास्ट होगा। अगर मान लीजिए कि ये तो अंदर था, अगर ये ओशियन के बीचों बीच में हो, ठीक, ओशियन से थोड़ा सा ऊपर हो, ये अचानक से ब्लास्ट हुआ, इरप्ट होने की वजह से एक शॉक लगेगा, शॉक लगने की वजह से सुनामी फॉर्म हो जाएगी। ठीक, अब एक चीज़ है कि कैल्डेरा कोलैप्स होता है, कि किस तरीके से कैल्डेरा कोलैप्स होता है, इरप्शन होने की वजह से होता क्या है। देखिए यहाँ पे ऐसा इस तरीके का मान लीजिए एक एरिया है, यहाँ पर आपका मैग्मा है, ठीक, ये वाला एरिया मैग्मा है, ठीक, ये आपका प्लेट था, यहाँ पे हल्का हल्का वेंट था। अब होगा क्या, इसके थ्रू ये मैग्मा यहाँ पर, ये आपका मैग्मा है, ये मैग्मा एरिया है, यहाँ पे ये पूरा मैग्मा है, इस तरीके का एरिया। ठीक, अब ये एरिया ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पे ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ क्या है, कैल्डेरा फॉर्म हो जाएगा। अचानक से कैल्डेरा फॉर्म होने की वजह से ये वाला जो ओशियन है यहाँ पे भी फिर एक अचानक से वेव फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से देखिए सुनामी के रूप ले लेगा। ठीक, तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ फिगर बना दिया। इस फिगर से क्या होगा, जब भी आपका आंसर और भी ज़्यादा, और देखिए ज्योग्राफी में तो खास करके बिना फिगर के कोई आंसर तो हो भी नहीं सकता। फिगर तो 90% 95% जगह पे फिगर आपको बनाना ही बनाना है। इवन दो अगर नहीं भी दिख रहा है, अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आप लिख रहे हैं, वहाँ भी अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर आपको कोई भी क्रॉप्स दिखाना है, कोई भी मटेरियल दिखाना है, कोई भी इंडस्ट्री दिखानी है, तो आप हल्का सा एक इंडिया का मैप बनाइए और आप एक कौन से एरिया में पड़ता है उसे आप दिखा देंगे, तो उससे क्या होता है कि आपके आंसर में वैल्यू एड हो जाता है। वो आगे हम लोग देखेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। वॉल्केनिक इरप्शन कॉजेज अर्थक्वेक दैट मे आल्सो जनरेट सुनामी इन एडिशन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्केनिक इरप्शन को दिखा दिया किस तरीके से हो रहा है। मोस्ट अर्थक्वेक डायरेक्टली बीनीथ अ वॉल्केनो आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द मैग्मा। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, वो ये था हाईलाइट ऑल द पॉसिबल कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनिक इरप्शन के कौन कौन से पॉसिबल कॉजेज हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक,
तो उसको डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इन द क्रस्टल डिस्टर्बेंस इन द जोन ऑफ वीकनेस ड्यू टू द डीप फॉल्टिंग माउंटेन फोल्डिंग। ठीक, अब देखिए इसमें इस लाइन में ये है कि जो वीकनेस, जो वीकेंड एरिया होगा वहाँ पे फॉल्ट होगा उस जगह पे, माउंटेन पे, ठीक है ना, जहाँ फोल्डिंग माउंटेन है। अब जैसे कि इंडिया और हिमालय वाला एरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये कन्वर्जेंस जोन पे है, तो ये थोड़ा सा वीकेंड एरिया में है, तो यहाँ पर फॉल्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे तो वॉल्केनो नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए बस लिया है, जहाँ पर भी कन्वर्जेंस जोन या डाइवर्जेंस जोन्स होगा तो वहाँ पे फॉल्टिंग होने के चांसेस है और वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। दूसरा पॉइंट है हीट जनरेटेड बाय डी जनरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका वॉल्केनो है, ठीक है, इसके अंदर ये मान लीजिए आपका ये मैग्मा है, ठीक। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डी जनरेशन होने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है। हीट जनरेट जब होगा तो अर्थ विच कॉजेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ, ठीक। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट डी जनरेशन की वजह से यहाँ पे हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ने की वजह से वो क्या होगा, बाहर की तरफ निकलने आएगा, तो यहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है। दूसरा है ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग। ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होता है कि ये मान लीजिए, ठीक है, ये ओशियन है और ये आपका उसका फ्लोर है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इस वाले कन्वर्जेंस जोन पे आपको देखने को मिलेगा कि ये इस तरफ कन्वर्ज हो रहा है, ये इस तरफ कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो ये दोनों बॉडी इस तरफ डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इसका जो मैग्मा है यहाँ से फीज आउट होकर के बाहर आ जाता है। तो ये ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ गैसेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब ये हाँ, आगे देखते हैं वीक अर्थ सरफेस। वीक अर्थ सरफेस, जहाँ पे अर्थ सरफेस, अब जैसे कि लैंड मास है, ठीक है, ज़रूरी तो है नहीं कि लैंड मास हर जगह पर बराबर ही हो, कहीं पे ऐसे वीक भी हो सकता है। तो ये वाला अगर एरिया वीक है तो यहाँ भी वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस होते हैं। अ डिक्रीज इन द एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका वॉल्केनो है, ठीक, और यहाँ से आपका मैग्मा आउट होने के, ये मैग्मा यहाँ पर है, ठीक, और ये इसका वेंट है। अगर आउटर सरफेस, ठीक, आउटर सरफेस यानी एक्सटर्नल सरफेस अगर कम हो जाए, प्रेशर उसका कम हो जाए, ठीक, और यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाए, तो जाहिर सी बात है ये इरप्ट कर जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में हम लोग इसका एक कंक्लूजन कर देंगे। इन समरी द डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन टेक्टोनिक फोर्सेस, मैग्मा मूवमेंट एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर गिव्स राइज टू वॉल्केनो। ठीक, डायनेमिक इंटरप्ले का मतलब यह है कि ये सब डायनेमिक, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो स्टैटिक तो है नहीं, डायनेमिक है। डायनेमिक इंटरप्ले मतलब चेंज हो रहा है हर चीज़, टेक्टोनिक फोर्सेस चेंज हो रहा है, मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर लगातार चेंज हो रहे हैं, और ये वॉल्केनिक और अर्थक्वेक और सुनामी के रूप ले लेना है। ठीक, एक अच्छा कंक्लूजन के तौर पर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इन क्रूशियल फॉर प्रेडिक्टिंग एंड मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन आवर प्लैनेट। ठीक, अब इसका हम लोग एक पॉजिटिव तौर पे हम लोग इसको लिख दे रहे हैं कंक्लूजन में कि एक प्रिडिक्टिंग और मिटिगेटिंग। अगर हम इस तरीके से अगर सारे चीज़ों को समझते हैं अर्थक्वेक के या वॉल्केनो के, अब अर्थक्वेक से तो बच पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये रैंडम और बहुत ही कम टाइम देता है, लेकिन वॉल्केनो का तो अगर प्रोसेस समझते हैं तो इसका मिटिगेशन यानी कि हम रख रखाव और बचाव कर सकते हैं यहाँ से कि वॉल्केनिक जहाँ पे ज़्यादा होने वाली हो, अचानक से होने वाली हो तो वहाँ से ह्यूमंस को हम लोग दूर रख सकें और कैजुअलिटी कम हो। ठीक है, बाकी अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, बाकी थैंक यू, जय हिंद।